Hello and Assalamu alaikum viewers. Today's topic is very much important because we will try to define the term state. और जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ. व्हाई? बिकॉज इंटरनेशनल लॉ वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय स्टेट्स. क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, जब आप उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, वो स्टेट्स ने ही बनाया था. तो आज हम स्टेट्स की एलिमेंट्स को देखेंगे. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल लॉ. So, what are the elements of statehood? What is state? I mean, jurisprudence जिन्होंने पढ़ी, जिन्होंने सिंपल jurisprudence को भी पढ़ा है, जिन्होंने सिंपल political science के स्टूडेंट्स को पढ़ा है, जिन्होंने sociology को भी पढ़ा है, they all know a bit about that what is state. But here when we talk about state and international law, हम थोड़ा सा इसको एक और एंगल से भी हम इसको ज़रा टच करेंगे आज. तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, जो केल्सन और ओपनहाइम जैसे जूरिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी कि देर आर बेसिकली थ्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टेट्स. नंबर वन, एंड दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक, दैट इज़ टेरिटरी. यानी कि जो एक सरजमीन जिसको आप कहते हैं किसी भी एक स्टेट की है. And territory is basically natural area on which people reside. For sure, it will not be, क्योंकि आप समंदर के ऊपर तो नहीं रहते, आप ज़मीन पे रहते. और हम इसमें आर्टिफिशियल ज़मीन की बात नहीं करेंगे. कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से आप ये समझे कि आपने कोई जजीरा खुद से बना लिया और आप उसको डिक्लेयर कर दें वो स्टेट है. नो, नेचुरली जहाँ पे आप रहते हैं उसको स्टेट कहते हैं. यानी नेचुरली जहाँ पे आप रहते हैं, सॉरी, उसको टेरिटरी कहेंगे. अच्छा, इट कैन बी डिस्प्यूटेड एरिया. हो सकता है कि वो एरिया अभी तक पूरी तरह से उस पर किसी और स्टेट का भी क्लेम हो उस टेरिटरी पे, लेकिन अगर वो टेरिटरी के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल मौजूद है तो वो उसी स्टेट की टेरिटरी कंसिडर की जाएगी और ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाएगा उस स्टेट का, जिस स्टेट में वो टेरिटरी मौजूद है. एंड साइज ऑफ टेरिटरी डज नॉट मैटर. ये नहीं कि टेरिटरी ज़्यादा है, यूएसएसआर या अब जो रशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज़्यादा टेरिटरी उसकी है, लैंड उसकी है. लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो बहुत छोटे मुल्क हैं, जिस तरह के मोनाको है, जिस तरह के लाइचनस्टाइन है. तो इसी तरह मुख्तलिफ और जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बट दे आर स्टिल डिफरेंट स्टेट्स. इवन माइक्रो स्टेट्स, दे आर बीइंग गिवन अ फुल फ्लेज स्टेटस इन यूएन. So it will never depend upon the size of the territory. And here we have to understand the idea of sovereignty, because sovereignty basically, sovereignty के लिए territory जो है वो एक basic ingredient है. तो आइडिया ऑफ सोवरेंटी जो है वो 1928 में एक केस था आइलैंड ऑफ पाल्मास का, जो ये फिलिपीन के पास है. इस पे यूएस और नेदरलैंड्स दोनों का क्लेम था. हम इस केस को बाकायदा आगे स्टडी भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इसमें मैक्स ह्यूबर, जो कि उस आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने डिफाइन किया था सॉवरेनिटी को, और सॉवरेनिटी को उन्होंने टेरिटरी से लिंक कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ये दैट पार्ट ऑफ ग्लोब वेयर अ स्टेट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स एक्सरसाइज इंडिपेंडेंस. यानी किसी और पावर का वहाँ पे मुलदखल ना हो, वो ग्लोब यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो. तो याद रखें कि मैक्स ह्यूबर was the jurist who linked sovereignty with territory. फिर जॉन बुदिन ने 1576 में दी रिपब्लिक के नाम से एक बुक थी, उसने शाया की थी, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेंटी है वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है इस बुक के साथ, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट बुक विच एक्चुअली टॉक्ड अबाउट स्टेट सॉवरेनिटी. ओके, नाउ कम्स द मोंटेविदेओ कन्वेंशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेटहुड. मोंटेविदेओ कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताना, जिस पे भी मैं हम थोड़ी सी देर बाद आते हैं. यहाँ पे बात हो गया पॉपुलेशन की, कि जो दूसरा बड़ा इंग्रेडिएंट है वो आता है पॉपुलेशन का. अब पॉपुलेशन का साइज डज नॉट मैटर.
पॉपुलेशन कैन बी ऑफ मैनी नेशनलिटीज़, ज़रूरी नहीं कि उस स्टेट में सिर्फ उसी नेशनल के लोग हों तो आप कहें कि नहीं इन्हीं पे स्टेट की गवर्नमेंट होगी। नहीं, जब आपके स्टेट के अंदर मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं तो आपकी उनके ऊपर भी जुरिस्डिक्शन होती है। इफेक्टिव गवर्नमेंट, अब बाय इफेक्टिव गवर्नमेंट पीपल आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि सिर्फ टेरिटरी और गवर्नमेंट का होना ज़रूरी, वो सिर्फ टेरिटरी और पीपल का होना ज़रूरी नहीं है, पॉपुलेशन का होना ज़रूरी नहीं है। देयर मस्ट बी इफेक्टिव गवर्नमेंट, एंड ड्यू टू दिस इफेक्टिव गवर्नमेंट उन लोगों का जो रहने का तरीकाकार, उन लोगों की सोच, वो एक यकसानियत में आती है। एंड जो स्टेट है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाय द अथॉरिटीज, एंड दोज अथॉरिटीज दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू मेक देयर ओन लॉज, टू डू देयर ऑन थिंग्स। स्टेट के अंदर किस फॉर्म की क्या फॉर्म होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेट अथॉरिटीज। इंटरनेशनल लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ना इंटरनेशनल लॉ इसमें दखल अंदाजी इस तरह की बर्दाश्त करता है। तो आर्टिकल 1 ऑफ मोंटेविदेओ कन्वेंशन जो है, ये इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ऊपर की जो 3 इंग्रेडिएंट्स है, पॉपुलेशन, इफेक्टिव गवर्नमेंट और टेरिटरी, इसके अलावा जो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको इंटरनेशनल लॉयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अब तस्वर करते हैं, वो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। यानी वन स्टेट, how it will develop its relation with the states, with the other states who are present in the international community. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इसमें ज़्यादा, उसकी मैं वजह आगे आपको दो बहुत इंस्टेंसेस हैं ऐसे। द स्टेट ऑफ इजराइल बिकेम मेंबर ऑफ यूएन विदाउट सेटल्ड बॉर्डर। एक तरफ हम बात करें टेरिटरी की, यानी इसराइल जब बना उसकी टेरिटरी डिफाइंड नहीं थी, उसकी टेरिटरी तो आज तक भी डिस्प्यूटेड, कई उसको कंट्रीज को नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते, और स्टिल इट बिकेम पार्ट ऑफ यूएन इवन दो इट्स टेरिटरी वाज नॉट डिफाइंड, देयर वर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज देयर, लेकिन उसके ऊपर उसका कंट्रोल था। इसलिए हमने कहा कि इसराइल के पास और इसराइल के अंदर कैपेसिटी थी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। सो दिस फोर्थ इंग्रेडिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इज नॉर्वे। अब नॉर्वे हम कहते हैं स्टेट के लिए जो है वो पॉपुलेशन होनी ज़रूरी है और टेरिटरी होनी ज़रूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्वे पे तो कब्जा हो चुका था, तो नॉर्वे की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी की पूरी एग्जाइल में थी, यानी गवर्नमेंट वाज इटसेल्फ वाज एग्जाइल, लेकिन स्टेट फिर भी एज अ स्टेट उसको रिकग्नाइज किया गया। ना उसके पास टेरिटरी थी, ना उसके पास पॉपुलेशन थी टू गवर्न, लेकिन सिर्फ एक गवर्नमेंट भी थी जो कि एग्जाइल में थी, वो भी अपने मुल्क में नहीं थी। बट वाई, ये फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है, द कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स, दैट वाज द इंपॉर्टेंट, दैट इज द थिंग विच यू आर सीइंग नाउ, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्वे जो था वो एज अ स्टेट जो था वो उसको रिकग्नाइज किया गया था। So now we come to the problems with sovereignty. The problem with sovereignty, क्योंकि कंप्लीट sovereignty का जो कंसेप्ट था वो 18th एंड 17th सेंचुरी में आया था। हमने पहले पढ़ा था कि हेगल ने बहुत उसका असर हुआ इस चीज़ का कि स्टेट सॉवरेंटी का जो कंसेप्ट था उसको उसने बहुत ज़्यादा तकवीत दी थी। तो सॉवरेंटी इज़ बेसिकली शोन बाय इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। फॉर श्योर अगर आपकी इफेक्टिव और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है तभी तो आप सॉवरेंटी दूसरे मुल्कों में शो करेंगे। अगर आपकी इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, आपकी टेरिटरी पे आपका पूरा कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को शो करेंगे दूसरे मुल्कों के सामने कि हम सॉवरन हैं। जब तक आप अपने आप को सॉवरन शो नहीं करेंगे तो आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होगी कि आप दूसरे ममालिक के साथ एंटर करें अपने रिलेशंस। और इसीलिए जो ये आखिरी जो इंग्रेडिएंट है मोंटेविदेओ कन्वेंशन का, इसको सॉवरेंटी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है। बहरहाल हॉब्स ने और ऑस्टिन ने अनलिमिटेड सॉवरेंटी का तस्वर दिया था, ये आपको पता है क्योंकि वो पॉजिटिविस्ट थे। बट वंस गवर्नमेंट एंटर्स इनटू अ ट्रीटी विद अदर स्टेट इट कम्स अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट खुद से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है तो वो अपने आप को अंडर ऑब्लिगेशन खुद ही ले आती है। दिस इज द थ्योरी ऑफ ऑटो लिमिटेशन।
which explains the growing power of international law over the concept of state sovereignty through a theory of auto limitation is the theory on is one of the basis of international law कि आपने अपनी अथॉरिटीज़ को खुद ही लिमिट में ले गए ताकि आप जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस खुद ले आते हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस को खुद के अपने ऊपर लेके आने को हम ऑटो लिमिटेशन थ्योरी कहते हैं। देन कम्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट्स जो मोंटेविडियो कन्वेंशन अगेन जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट के बारे में था। अब ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं इनको दे आर वेरी सिंपल। पावर द राइट ऑफ अ स्टेट वुड बी टू कंट्रोल इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स एक्सक्लूसिवली, कहीं बाहर से इंटरवेंशन ना हो। इट हैज़ पावर टू एडमिट एंड एक्सपेल एलियंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो खुद से करना वो करें। जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम्स कमिटेड ऑन इट्स टेरिटरी, ये ना हो कि अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करे तो दूसरी कोई स्टेट उसको ले जाए, ये उसका राइट है कि वो उसको ट्राई करे। द प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेटिक एनवॉयज इन अदर स्टेट्स, ये प्रिविलेज जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसको मिलना चाहिए, उसका राइट है। ड्यूटीज़ क्या हैं जी? नॉट टू परफॉर्म एक्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑन अदर स्टेट्स, क्योंकि अगर वो अपने मुल्क में नहीं चाहता कि कोई और आए तो फिर उसको भी दूसरे मुल्क में नहीं जाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एनी कमीशन ऑफ एक्ट कंट्री टू सॉवरेनिटी ऑफ अदर स्टेट्स, आप अपने मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिससे दूसरे मुल्क की सालमियत पे कोई असर पड़े, जिससे टेररिस्ट कैंप्स नहीं यहाँ पे हो सकते, स्मगलिंग नहीं यहाँ पे हो सकती। एंड देन नॉन इंटरवेंशन, नॉन इंटरवेंशन का एक पूरा अलग से टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ में, बट हेयर यू कैन अंडरस्टैंड इंटरनल इंटरवेंशन कि आप उसके डोमेस्टिक अफेयर्स में आए, एक्सटर्नल इंटरवेंशन कि आप उसको स्नब करें, उसकी डोमेस्टिक उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है उन पे उनको रोकें, उसको आप कह सकते हैं। और प्यूनिटिव इंटरवेंशन मीन्स कि आप हमले पे आ जाएं, उस पर उसके खिलाफ आर्मी को बाकायदा यूज़ करें। एंड सबवर्सिव इंटरवेंशन इज़ द वन कि जो आप कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर कोई सिविल वॉर करने के लिए या हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो आप इंटरवेंशन करते हैं उसको सबवर्सिव इंटरवेंशन कहते हैं। सारी इंटरवेंशंस ये नहीं करनी, ये आपकी ड्यूटी है, यानी कि या आप स्टेट की ड्यूटी है अंडर दिस कन्वेंशन। सो इन टू कंक्लूड, टू सम अप, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज कम्प्लेक्स, फॉर श्योर इट इज़ कम्प्लेक्स। वाई? क्योंकि हमने देखा कि इसराइल और नॉर्वे का जो कॉन्सेप्ट है कि उनके पास ना उनमें से एक के पास फिक्स टेरिटरी नहीं थी, दूसरे के पास ना टेरिटरी थी ना पॉपुलेशन थी, सिर्फ एक गवर्नमेंट थी, वो भी एग्जाइल में, और तब भी वो एज अ स्टेट रिकग्नाइज थी। has taught us the times when states actually existed without defined territory and powerful government. Advocates of natural law theory believe in rights and duties which are inherent in every state, hence not accepting the concept of complete sovereignty. नेचुरलिस्ट ये हमेशा कहते रहे हैं कि जब भी स्टेट होती है तो स्टेट का ये काम है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसकी ड्यूटी बन जाती है। जबकि इसी बात को आगे पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि नहीं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये खुद से वो एज्यूम करते हैं कि ये चलो ये हम करेंगे। So idea of the state sovereignty has now become relative. It has become relative. Why it has become relative? Because when you come into the family of international states, then there are some rights and liabilities upon you. And when you are accepting some rights and liabilities, it means that you are not completely sovereign. आप completely खुद मुख्तार नहीं हैं। So I hope that you guys had the idea of state sovereignty and the idea of the elements of statehood, especially when it comes to Montevideo Convention। और इसका जो चौथा जो Montevideo Convention का है, कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि आपने देख लिया कि अगर बाकी दो या तीनों में से एक दो मिस भी हूँ, चौथा मिस नहीं होना चाहिए। अगर ये चौथा इंग्रेडिएंट यानी कैपेसिटी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स, ये एलिमेंट मिसिंग है, देन इंटरनेशनल लॉ आपको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। So thank you so very much. We'll meet next time.